तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बीएमएलटी थर्ड ईयर के एग्जाम की डेट फिर से आ गई है। जनवरी में आपका एग्जाम होना है। इसी कड़ी में आज हम बीएमएलटी के लिए थर्ड ईयर वालों के लिए खास करके हेमेटोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, उस टॉपिक को आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के हैं आए हैं। और इस वीडियो में आप वीडियो का एंड तक देखेंगे, निश्चित रूप से एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से आपको इस टॉपिक से मिलने वाले हैं। बहुत ही जनरल सा टॉपिक है, एनीमिया के बारे में है, इसका क्लासिफिकेशन और इसका डेफिनेशन क्या होती है। अलग अलग तरह के एनीमिया है, निश्चित रूप से पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आपको आते आते हैं। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। और एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्या बीएमएलटी थर्ड ईयर के किसी सब्जेक्ट में आपको किसी टॉपिक में डाउट है या किसी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा, तो अभी भी समय है, आप मुझे मैसेज करिए। मैं पूरी कोशिश करूँ कि उसको आपको अलग से समझा सकूं या एक वीडियो उस पर पे मैं उसके ऊपर मैं बना दूं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है हेमेटोलॉजी में एनीमिया का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो देखो सब लोग जानते हो कि एनीमिया क्या स्थिति होती है। सामान्य भाषा में अगर कहें कि शरीर में खून की जब कमी हो जाती है, ब्लड की जब कमी हो जाती है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली हम देखेंगे कि एनीमिया एनीमिया वह स्थिति है जिसमें रक्त में या ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा या आरबीसी की संख्या या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सामान्य से कम हो जाती है। इसका मतलब कि जब शरीर में हीमोग्लोबिन अपनी सामान्य अवस्था से कम हो जाएगा, जितना नॉर्मल रहता है उससे कम हो जाए, या आरबीसी की संख्या जैसे 45 लाख से 55 लाख होती है पुरुषों में, तो उससे कम हो जाए, तब उस स्थिति को भी एनीमिया कहेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में सांस लेने में या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब सांस किसी व्यक्ति की फूल रही है, सांस लेने में समस्या जा रही है, कुल मिलाकर के ऑक्सीजन को कैरी करने वाली जो कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता होती है, वो अगर कम हो जाए तो भी वो एनीमिया की स्थिति कहलाएगी। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर सामान्य रूप से आप देखें तो पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो लगभग 13 ग्राम से अगर कम हो जाए तो वो मॉडरेट एनीमिया की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, मतलब एनीमिया है तो मॉडरेट एनीमिया की स्थिति में आ जाएगा, 13 ग्राम से कम अगर किसी पुरुष में हीमोग्लोबिन होता है। इसी तरह महिलाओं में अगर 12 ग्राम से कम है हीमोग्लोबिन और गर्भवती महिलाओं में 11 ग्राम से कम है, तो वो मॉडरेट एनीमिया की स्थिति में आएगा। इसकी एक डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब किसी एनीमिया वह स्थिति है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 7.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो जाती है, तब यह स्थिति एनीमिया या सीवियर एनीमिया की स्थिति कहलाती है। ठीक है, साथ ही साथ ये डेफिनेशन भी आप जरूर जोड़ दें। तो सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि एनीमिया वह स्थिति है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा या आरबीसी की संख्या या शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सामान्य से कम हो जाती है, तब इस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो गाइडलाइन है उसको भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है एनीमिया का परिणाम? एनीमिया का परिणाम होता क्या है? देखो, जब आरबीसी हमारे शरीर में क्या करती है, मुख्य रूप से ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और जब हम श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये HbO2 बनाती है, यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है आरबीसी यहाँ पर। ठीक है, और यही आरबीसी के अंदर कैरी करके ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और आरबीसी के माध्यम से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक, प्रत्येक ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। तो जब ये आरबीसी की संख्या कम हो जाए या हीमोग्लोबिन की संख्या हो जाए या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए, तो क्या होगा? शरीर के जो टिश्यूज है, शरीर के जो सेल्स है, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और वो सेल कैसी होने लगेगी? डेड होना शुरू हो जाएगी। वो ऊतक कैसे होने लगेंगे? डेड होने लगेंगे। तो इसका परिणाम यह होगा कि शरीर में टिश्यूज तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और जब टिश्यूज तक, सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो सेल से ही मिलकर पूरे बॉडी का निर्माण हुआ है, तो बॉडी के जितने सिस्टम है वो सब प्रभावित होने शुरू हो जाएंगे, और शरीर कहीं ना कहीं से क्या होगा? काम कार्य क्षमता जो होती है कम हो जाती है। अब एनीमिया के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? देखो, बहुत ही जनरल लक्षण होते हैं। वीकनेस होगी, जिस पेशेंट को एनीमिया होगा उसको कमजोरी आएगी। ठीक है, थका थका सा उसका शरीर रहेगा, टायर्डनेस होती है, थकान लगती है उस पेशेंट को, हमेशा थक जाता है, थोड़ा सा चलेगा और थक जाएगा, उसकी सांस फूल जाएगी। ब्रीथलेसनेस होता है, सांस फूलती है। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की संख्या कम, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, आरबीसी की संख्या कम है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, तो पेशेंट क्या होगा? जल्दी थक जाएगा, ज्यादा चलने फिरने में थक जाएगा। पेशेंट को चक्कर आएंगे। ठीक है, पैलर स्किन होगी, मतलब कि त्वचा कैसे दिखाई देगी? पीली दिखाई देगी, स्किन पीली दिखाई देगी। और हार्ट रेट भी है जो वो है असामान्य हो जाएगा, मतलब सामान्य जो हार्ट रेट होता है वो पूरी तरह से असामान्य हो जाएगा। कितना हार्ट रेट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक सामान्य वयस्क में हार्ट रेट, हृदय की जो गति होती है, हृदय का जो गति होती है वो कितनी होती है, मतलब हृदय की धड़कन जो होती है ना, हार्ट रेट कितना होता है सामान्य व्यक्ति में? ठीक है, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए।
अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया का क्लासिफिकेशन देखिए, हम तीन आधारों पर हम समझें कि एनीमिया को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब संरचना के आधार पर उसके। दूसरा एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, कारण के आधार पर। और फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आकार और रंग के आधार पर कैसे एनीमिया होता है। तो इसके अलग अलग टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक अगर दो शब्दों में हम बांटे तो एक शब्द निकल के आता है माइक्रो, मतलब जिसका मतलब होता है सूक्ष्म, और दूसरा होता है साइटिक, इसका मतलब होता है सेल। तो सेल जब अपने आकार को सामान्य से सूक्ष्म कर लेती है, अपने सामान्य आकार से छोटे आकार में बदल जाती है, तब ऐसा एनीमिया क्या कहलाएगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहलाएगा। देखिए डेफिनेशन इसे समझिए, आरबीसी के आकार में आरबीसी आकार में सामान्य से छोटे हो जाते हैं एवं हीमोग्लोबिन सामान्य से कम हो जाएगा। जब आरबीसी का आकार कम होगा, ये एक सामान्य आरबीसी है मान लीजिए, जब इसका आकार सामान्य से ऐसा हो जाएगा तो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी तो कम हो जाएगा सामान्य से। ठीक है, तो जब आरबीसी आकार में सामान्य से छोटे एवं हीमोग्लोबिन सामान्य से कम हो जाता है, जिससे सेल माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक कहलाती है, और ऐसा एनीमिया क्या कहलाएगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और ये जनरली मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर में आता है। ठीक है, इसके बाद ये क्यों होता है, इसका कारण या इसके प्रकार, तो कई प्रकार से हो सकता है, कई कारणों से हो सकता है कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी हो, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, थैलेसीमिया के कारण हो सकता है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, और लेड पॉइजनिंग एनीमिया भी हो सकता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें लेड की मात्रा अधिक हो, उसकी वजह से लेड पॉइजनिंग हो सकती है, उस वजह से यह एनीमिया हो सकता है। सेल का आकार सामान्य से कम हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, दूसरा है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक का मतलब कि इस कोशिका का आकार जो होगा, कोशिका का आकार सामान्य रहेगा। नॉर्मोक्रोमिक मतलब उसमें हीमोग्लोबिन भी कैसा होगा, सामान्य होगा। तो आरबीसी का आकार व रंग सामान्य होता है, लेकिन संख्या कम हो जाती है। संख्या कितनी होती है आरबीसी की नॉर्मल, पुरुषों में 45 लाख से 55 लाख, और महिलाओं में कितनी होती है, 35 लाख से 45 लाख। ठीक है, तो इनका जो संख्या होगी सामान्य से कम हो जाएगी। क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया, किसी व्यक्ति का मान लीजिए कहीं पर दुर्घटना हो जाए और उसके शरीर से बिल्कुल जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो जाए, एक्यूट ब्लड लॉस हो जाए, इसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। दूसरा एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से हो सकता है। तीसरा हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से हो सकता है। और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, किसी प्रकार की कोई क्रोनिक डिसीज है, गंभीर रोग है लंबे समय से, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि एनीमिया नंबर तीसरा है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, देखिए नाम से स्पष्ट है, मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो जब आरबीसी सामान्य से बड़ी हो जाती है, अपने सामान्य आकार से बड़ी हो जाती है, मैक्रोसाइटिक, सेल साइटिक मतलब सेल, तो जब आरबीसी अपने सामान्य आकार से बड़ी हो जाती है, आरबीसी आकार में बड़ी हो जाती है, तब मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहलाता है। इसका एग्जांपल है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब कारण के आधार पर किस किस प्रकार की एनीमिया हो सकती है। देखो इन्हीं में से दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पूछ लेगा या मैक्रोसाइटिक एनीमिया पूछ लेगा। अब जब आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जाम में आसानी से बन जाएगा, पर इन्हीं में से क्वेश्चन बनते 2-2 मार्क्स, और एक दो क्वेश्चन तो हर साल आने आने हैं, तो पूरा का पूरा इसमें समझ लीजिए आपको 4-5 नंबर आसानी से मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कारण के आधार पर, मतलब पहला होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए। तो शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है तब हीमोग्लोबिन का जो संश्लेषण है वो कम हो जाता है, मतलब आयरन कमी होगी तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो है वो कम होगा, जिसके कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे बनता है, आयरन से मिलकर बनता है। तो जब शरीर में आयरन जा ही नहीं रहा है, आयरन पहुंच गया तो हीमोग्लोबिन कहां से निर्माण होगा उसका। ठीक है, तो आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। कारण क्या क्या रहता है, क्यों होती है, पुअर डाइट लेते हैं हम, पूरी तरह से पोषक पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, कहीं क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा, लंबे समय से अगर ब्लड लॉस हो रहा शरीर से, मेल अब्जॉर्प्शन मतलब कुपोषण की स्थिति हो रही है, तो इसमें क्या होगा, आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, नंबर दूसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखो बहुत शॉर्ट शॉर्ट मैंने बताया, बिल्कुल 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर बड़े आधार पर भी आ जाए कि एनीमिया क्या है, इसका क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन समझाई, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आप इसको आंसर में लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अब देखिए यहाँ पे आ गया, तो विटामिन बी 12 वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की कमी के कारण डीएनए का संश्लेषण प्रभावित हो जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट, कितना इजी है। विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की कमी के कारण डीएनए का संश्लेषण जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। कौन कौन से टाइप्स होंगे, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये आसानी से जब विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की जो
टैबलेट्स आती है वो अगर पेशेंट को निश्चित समय तक निर्धारित डोज में खिलाई जाए तो ये एनीमिया दूर हो सकता है। ठीक है, इससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर सामान्य अवस्था में है तो। ये नंबर तीसरा हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक का मतलब क्या होता है कि जब आरबीसी का सामान्य जीवन काल कितना होता है, नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताइए कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो देखो, जब आरबीसी का जीवन काल, जो लाइफ स्पैन होगा आरबीसी का सामान्य जो होता है, अगर उससे पहले आरबीसी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए, उससे पहले नष्ट होना शुरू हो जाए, तब इस प्रकार का जो एनीमिया उत्पन्न होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया। इससे कारण क्या क्या हो सकते हैं, टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। हेरिडेटरी हीमोलाइटिक एनीमिया होता है ना, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया वगैरह में। तो जो आनुवंशिक हीमोलाइटिक एनीमिया होता है उसमें होता है। एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, नंबर चौथा आपका एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जब बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है, बोन मैरो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि बोन मैरो के अंदर क्या बनती है, हमारी तीनों सेल्स बनती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो जब बोन मैरो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो तीनों सेल का फॉर्मेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बोन मैरो के फेलियर होने के कारण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण कम हो जाता है। इसका कारण क्या क्या, ड्रग्स, कई बार दवाइयां, आप अनाप शनाप दवाई कुछ भी अपने मन से खा लेना, सर दर्द हो दर्द की दवाई ले ली हमने, पेन किलर अननेसेसरी खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, कभी भी थोड़ा सा दर्द हुआ पेन किलर ले लिया आपने, तो बिना चिकित्सकीय सलाह से अपन ड्रग्स या दवाइयां खाते हैं तो वो क्या करती है, कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है। तो दवाइयों की वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, केमिकल्स की वजह से हो सकता है, या कोई वायरल इंफेक्शन, इसके कारण भी ये एनीमिया हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर का है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। ठीक है, किसी लंबी बीमारी के कारण जो एनीमिया होता है, लंबे समय से बीमार रहने के कारण होने वाला जो एनीमिया होता है वो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज कहलाता है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, किसी व्यक्ति को लंबे समय से टीबी की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर की डिसीज है, या कोई क्रोनिक किडनी डिसीज है, किडनी फेलियर का पेशेंट हो जो बार बार जिनका डायलिसिस कराना पड़ता है, तो जो क्रोनिक किडनी डिसीज वाले होते हैं उनको भी जो एनीमिया होता है किसी क्रोनिक डिसीज का। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर आपका हीमोरेजिक एनीमिया। हीमोरेजिक के नाम से स्पष्ट है कि शरीर से जब अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण जो एनीमिया होता है वो हीमोरेजिक एनीमिया कहलाता है। इसका क्या क्या टाइप हो सकते हैं, एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया हो सकता है, या क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया होता है। लंबे समय से किसी को ब्लड लॉस हो रहा है, या त्वरित रूप से किसी किसी को ब्लड लॉस होता है, उसके कारण भी हीमोरेजिक एनीमिया हो सकता है। अब सी नंबर आपका थर्ड नंबर का है, जिसके आधार पर हम पढ़ेंगे एनीमिया फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब शारीरिक अवस्था के आधार पर जो एनीमिया होता है। तो मुख्य रूप से फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, खास करके महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान हीमोडायल्यूशन जब होता है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया में प्रेगनेंसी के दौरान जो एनीमिया होता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल एनीमिया। तो पैथोलॉजिकल एनीमिया में क्या चीजें आएंगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आएगा, हीमोलाइटिक एनीमिया आएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये आपका एनीमिया का क्लासिफिकेशन था, 3 आधारों पर मैंने बताया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जिसको आप 2 मार्क्स में आसानी से लिख सकते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन है, शॉर्ट में पेपर में लिख सकते हैं। जैसे आयरन डेफिशिएंसी पूछेगा तो सीधा नाम से स्पष्ट है कि जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण कम होता है, जिसके कारण एनीमिया उत्पन्न होता है, जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। सबसे सामान्य बिल्कुल कॉमन एनीमिया है। तो आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा होता है परनिसियस एनीमिया। परनिसियस एनीमिया मतलब विटामिन बी12 एब्जॉर्प्शन, मतलब शरीर में जब विटामिन बी12 का अवशोषण में कहीं कोई डिफेक्ट उत्पन्न होता है तब उससे जो एनीमिया होता है उसको क्या बोलते हैं, परनिसियस एनीमिया। अच्छे से याद रखिएगा, परनिसियस एनीमिया किससे रिलेटेड है, विटामिन बी12 एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट से है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया सब कोई जानता है, आनुवंशिक रोग है एक तरह से, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस डिसऑर्डर के कारण आनुवंशिक एनीमिया होता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया, मतलब जो ग्लोबिन चेन होती है ना, 2 अल्फा 2 बीटा से बनी होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें डिफेक्ट उत्पन्न होता है बीटा चेन की जगह, तो उसमें क्या होता है, ग्लोबिन का संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे कारण हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसकी वजह से बोन मैरो जो है वो आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं करता, या हीमोग्लोबिन की कमी उसमें हो जाती है। तो ये थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है। इसी तरह सिकल सेल एनीमिया, ये भी क्या होता है, जब शरीर में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, एचबीएस बनता है, जीन म्यूटेशन का जेनेटिकल डिसऑर्डर है। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एचबीएस के कारण आरबीसी सिकल के जैसे हो जाती है, हंसिया के जैसे हो जाती है ना, ऐसे हो जाती है आरबीसी। ठीक है, ऐसे हो जाती है। तो आरबीसी का पूरा शेप कैसा होता है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो आरबीसी का शेप कैसे हो जाएगी, हंसिया के आकार की हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है इसमें, और ऑक्सीजन की जो
कैरिंग कैपेसिटी है वो भी खत्म होने लगती है। बहुत खतरनाक स्थिति होती है सिकल सेल एनीमिया की, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जब बोन मैरो फेलियर हो जाता है, बोन मैरो सप्रेशन होता है, जिसके कारण पेनसाइटोपिनिया होता है, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों सेल्स जो है वो नहीं बन पाती, उसको पेनसाइटोपिनिया कहते हैं, सामान्य से कम हो जाती है, तो ये प्लास्टिक एनीमिया कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आया आप सभी को? उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से एनीमिया के बारे में समझ में आया होगा। एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन इसमें से 2 मार्क्स के आएंगे वो आप आसानी से कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बिल्कुल वीडियो को सब जगह शेयर कर दीजिए सारे स्टूडेंट के सामने, ताकि सबको फायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और अगर बीएमएलटी थर्ड ईयर के किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। निरंतर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूंगा। साथ ही साथ कुछ नए टॉपिक वगैरह अगर आपको वीडियो चाहिए तो या बताइए। अब एग्जाम में आपके समय है 15 से 20 दिन का, ज्यादा ही समय होगा 15-20 दिन से, तो तैयारी अच्छे से करते रहिए। एग्जाम तो होंगे, 2 बार पोस्टपोन हो चुके हैं, पर उम्मीद करिए कि इस बार एग्जाम आपका सही समय पर हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।